बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क को बने हुए 78 साल हो गए हैं, हमें 78,000 मसाइल दरपेश हैं, लेकिन इस मुल्क में 7 से 8 मरतबा भी हमने ये नहीं सुना कि मुल्क तरक्की का सफ़र तसलसल के साथ तय कर रहा है। सियासतदान आते हैं, दावे करते हैं, रोटी कपड़ा मकान का कभी कहा जाता है और कभी ये कहा जाता है कि नौकरियां दी जाएंगी, कभी आसान कर्जों की बात की जाती है, लेकिन ये सब स्कीमें अनाउंस करने के बाद एक हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी जब देखी जाती है तो मुल्क जो है तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली का सफ़र तय करता हमें नज़र आता है। यही वजह है कि सियासतदानों के सिर्फ महज दावे रह गए और काम की बारी आई तो काम जो है अवाम उनसे नाखुश नज़र आए और अवाम ये कहते नज़र आए कि अभी तक उनके हालात ज़िंदगी तब्दील नहीं हुए हैं। वज़ीर ख़जाना ख़ुद ये कहते हैं कि 41% कर्ज़े जो हैं मुल्क के बढ़ चुके हैं। मईशत के दावे किए जाते हैं कि वो दुरुस्त चल रही है, हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, लेकिन आज भी आप एक आम आदमी से सवाल करें, क्या उसे बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उसे बासानी मुयस्सर हैं? क्या रियासत उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे रही है? क्या उसके मसाइल जो उसको दरपेश हैं उनका तदारुक किया जा रहा है, उनके हल की तरफ कोई बात कर रहा है? तो हमें ऐसा नज़र नहीं आता। हमें आपस में सियासतदान दस्तो गिरेबान नज़र आते हैं। ऐसे तमाम मसाइल को देखते हुए, ऐसे तमाम हालात को देखते हुए हम आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे कि इनका हल क्या है। आखिर किसने पाकिस्तान को मुखलिसी से आगे लेकर बढ़ना है, इस तरक्की की मनाजिल को तय करना है? क्या वो पाक फ़ौज का इदारा है जो बनियानुल मरसूस जैसा अहम मार्का जो है वो सर करता है? और आज भी जब हम यौम आज़ादी की बात करते हैं तो ये जो तकरीब मुनक्किद की जा रही है, इस तकरीब में जो नारे लग रहे हैं वो हमारी जो दफाई महाज पर कारकर्दगी है उसी के लग रहे हैं, लेकिन माशी और सियासी महाज पर जो हमने कारकर्दगी दिखाई है इससे अवाम मुतमईन नहीं नज़र आ रहे। तो ऐसा क्यों है? सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 78 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए। 78 साल में हम सिर्फ एक ही जुमला सुनते हैं, मुल्क बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसा क्यों है? हम दिफाई महाज पर देखते हैं कि मुल्क मजबूत हाथों में दिफा हम करना जानते हैं, लेकिन हमेशा से सियासी और मौशी महाज पर हमें मुश्किलात का सामना रहता है। आखिर इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन और इतना सही सवाल, मैं शुक्रगुजार हूं आपका जनाब। इसका जिम्मेदार वही है जो इसका बेनिफिशियरी। और मैं ये बड़ी वजाहत से कह दूं कि इससे अगर आपने इससे निजात हासिल करनी है तो इसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि उन लोगों के इक़्तिदार में आने पे पाबंदी होनी चाहिए जिनकी जायदादें और जिनका रोजगार जो है वो गैर ममालिक के अंदर। असल में पाकिस्तान का अलमिया यह है कि पाकिस्तान की मईशत उन लोगों के इख्तियार में है, पाकिस्तान की हुकूमत उन लोगों के इख्तियार में है जिनका कुछ पाकिस्तान में। आपने इशारा किया इंडिया के साथ जो अभी रिसेंट हमारा मतलब यह है कि एक दुनिया में डेमोक्रेटिक इंडेक्स में नीचे तरीन पड़ा हुआ मुल्क, मईशत में गिरा पड़ा मुल्क जो है, उसकी फौज और उसके अवाम और उसके जो टेक्नीशियंस हैं और उसके जो साइंसदान हैं, वो उस मुल्क को, वो मुल्क जो कि सुई नहीं बना सकता वो एटम बम बनाता है, और एटम बम बनाने के बाद वो टेक्नोलॉजी रिक्वायर करता है कि जिनके मुकाबले में मगरिब शश्तर रह जाता है। लेकिन मेरा ये इस पे केस है कि ये सब लोग कौन कर रहे हैं? ये वो मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं, ये वो आम लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर, जिनके सारे मफादात इस मुल्क के अंदर है, और मईशत का भट्टा बैठा हुआ है। मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क जो है वो उसकी बस वो डिफॉल्ट होने से हमने ये मर रहा था, हमने इसको बचा लिया। बचाने वाले भी वही जो मारने वाले, इस मुल्क को लूटने वाले भी वही जो इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाले। नहीं है इस मुल्क की हुक्मरानी में तो अवाम नहीं है इस मुल्क की हुक्मरानी में तो आम आदमी नहीं। आज 78 साल के बाद भी वही इश्यूज हैं। वो इश्यूज इसलिए है कि आपने इस मुल्क की हुक्मरानी उस क्लास के ना हाथ में दी हुई है जिसे अंग्रेज छोड़ के गया था, और वो जो है वो आपको हमेशा खौफ में मुब्तला करके, अवाम को इक़्तिदार से बाहर रख के, अवाम को लूट मार का हर एहतमाम करते रहे हैं। और आज जब अवाम करवट ले रही है
तो वो चाहते हैं कि ये करवट जो है इसको वापस मोड़ दें, और उसके लिए वो अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम इसीलिए है कि इस मुल्क की हुक्मरानी में अगर नहीं है अवाम, नहीं आप कहेंगे इलेक्शन के जरिए तो होते हैं, वो मैं नहीं, फॉर्म 45 और 47 का मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, आप मुझे बताएं कि जब से आईन पाकिस्तान 73 का बना है उसके बाद से कब बलदियाती इंतखाबात हुए, कब आम आदमी को जमहूरियत के अंदर हिस्सा दिया गया। आवाम की शराकत का दुनिया के अंदर एक ही पैमाना है, और वो ये है लोकल बॉडीज के इलेक्शन, वो तो ये कराते दुरानी हैं। साहब, मैं इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे करूंगा कि बाकी सारी चीज़ों में हम ये देखते हैं कि जहां पे जो काम कराना होता है एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी होती है वो काम हो जाता है, तो बल्दियाती इंतखाबात में उस तरह से इंटरवीन क्यों नहीं करती एस्टैब्लिशमेंट के, वो भी डंडा दे के करवा ले? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का जहां तक ताल्लुक है, एस्टैब्लिशमेंट को तो आज तक इन हुक्मरानों ने इतने चक्कर दिए हैं कि उन्हें बेचारों को वो घन चक्कर बना। आज आप देख लें कि एस्टैब्लिशमेंट बेचारी ने टिल लगा के SIFC का इनिशिएटिव लिया, इतनी प्लानिंग की, इतना सब कुछ किया, इतने अपने बेस्ट ब्रेन्स को उसमें इन्वॉल्व किया, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके सियासतदानों ने उनको पत्ता नहीं तोड़ने दिया। असल बात यह है, अब ये नया तमाशा इन्होंने हाइब्रिड का बना, अख्तियार सारे का सारा, ये मैं आप भी नहीं मानेंगे और हमारे PTI वाले भी नहीं मानते, दूसरे भी, अख्तियार सारे का सारा इन हुक्मरानों। नहीं सर, लेकिन पीटीआई वाले माने ना माने, मैं मान लूंगा आपकी बात। हाँ, अख्तियार सारे का सारा जो है वो उनके पास है जिन्हें आइन ने अख्तियार दिया हुआ है, और वो उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, वो कछुए की तरह आगे बढ़ते हुए, वो किसी चीज को तब्दील नहीं होने देते। उन्होंने पूरे निजाम की ब्रेक के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं खुद आके कि हमने इसके अंदर कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं होने देनी जिसके नतीजे में अवाम का भला हो। जो नई हुकूमत आती है वो कहते हैं हमें मईशत जो है वो इस टाइम आईसीयू में मिली है, हम तो इसको दोबारा से ठीक करेंगे, ट्रैक पे चढ़ाएंगे, फिर ही कुछ हो सकेगा। तो ये दावे ही दावे हैं महज। इसके बरअक्स हम ये देखते हैं कारकर्दगी की जब बात की जाए तो आज भी एक आम आदमी का रोजगार कितना मुश्किल हुआ हुआ है, उसके लिए जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हुआ हुआ है, जरूरियात उसे मिल रही हैं या नहीं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके लिए बंदा भाग दौड़ कर रहा है। देखें, मैं तो यही सजेशन देता हूं कि इनके ब्लफ को कॉल ऑफ किया जाए। उसका तरीका है, आप कहें जी हाँ डुअल नेशनैलिटी वाला नहीं हो सकता, चले मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, तो डुअल इनकम वाला भी नहीं। जिनके आमदन के जराए, जिनकी जायदादें, जिनके रिश्तेदारों की जायदादें, जिनके बच्चों की जायदादें मुल्क से बाहर है, उन पे सिर्फ एक एम्बार्गो लगा दें कि वो पावर में नहीं आ सकते। कम से कम ये जो लूट मार का फिर लीकेज तो का आपकी पॉलिटिकल इलीट सारी वाइप आउट हो जाएगी सर। चलो तुम आ जाओगे फिर ये फायदा हो जाएगा, कोई और गरीब आदमी आ जाएगा। क्या हो गया, ये एलीट जिन्होंने 78 साल तक पूरी कौम को फकीर बना दिया, चलो हम इन्हें फकीर तो नहीं बनाते और इनका एहतसाब करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने 12 साल केस लड़ा है स्टोलन एसेट रिकवरी का, आखिर में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो पहला केस खत्म हुआ वही खत्म हुआ। मतलब ये है कि पूरे का पूरा निजाम जो है वो स्टोलन एसेट्स, पाकिस्तान से बाहर ले जाए गए माल के जो मालिकान हैं उनकी हिफाजत करते हैं। इसलिए आप इस अगर विश्व सर्कल से निजात हासिल करना चाहते हैं तो यार उनसे माल वापस ले नहीं सकते, वो बहुत डांटे। तो कम से कम इतना ही, आप कहते हैं ना कि जी एस्टैब्लिशमेंट आती है तो वो ये क्यों नहीं कर पाती, क्यों नहीं। मैं कहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट कुछ ना करे, ये 26वीं आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम दो काम करा दे। एक तो उसमें जो 18वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड की लूटमार बनाई गई है उसको खत्म करा दे, और दूसरा ये पाबंदी लगवा दे कि जी बल्दियाती इंतखाबात, कौमी और सूबाई इंतखाबात। सर ये NFC अवार्ड पे पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस है, और फिर दूसरी जो जो जिसकी आप बात करें वो एक आइडियलिज्म की पिक्चर है, वो अगर कानून बनाएगा कौन बनाएगा, और दूसरी यही लोग हैं जिन्होंने अब वक्तन फवक्तन आते हैं हम पर रूल करते हैं। तो डू यू थिंक कि इससे आज़ादी मिल सकेगी या फिर इससे अवाम जो है छुटकारा पाएंगे? क्योंकि हर थोड़े साल बाद दावे कुछ किए जाते हैं, उसके बाद जो पिक्चर अवाम के सामने आती है, जो अवामी मुहिम होती है, जो अवामी मसाइल होते हैं, उनका हल नजर नहीं आता है।
देखें, अब मैं ये बात आज इसलिए कर पा रहा हूं कि 2024 के इलेक्शंस में अवाम ने अपना पॉलिटिकल मसल शो किया है। अगर वो ना किया होता तो मैं कहता कोई फायदा नहीं है, इन्हीं के बच्चों ने हुक्मरान रहना है और इन्होंने हुक्मरान रहना है। अवाम ने उन लोगों को ढूंढ के निकाला जो उनके ख्याल में इनके खिलाफ, ठीक है ना। अब ये है कि अगर आज अवाम ऐसा कोई इकदाम इस्टेब्लिशमेंट भी उठाती है तो वो पॉपुलर हो जाएगी, और उनको जो इस वक्त अब गिला है कि जी ये लोग यूं हैं और ये लोग यूं हैं, वो सारे गिले खत्म हो जाएंगे। उनको फैसिलिटेट किया जाए, पॉलिटिकल राउटिंग ऐसी की जाए, पॉलिटिकल रास्ते ऐसे। आज 14 अगस्त कि के ये आ रहे हैं, पॉलिटिकल राउटिंग और मेरा रास्तों की आप बात करें, पॉलिटिकल रास्तों के लिए भी एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। खबर आई है कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करेंगे, तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, कोई मसाइल का हल निकाला जा सकता है, रिकंसिलिएशन की दोबारा बातें हो रही हैं। डू यू थिंक इट वुड वर्क आउट? देखें, वर्कआउट वर्कआउट इसने कोई नहीं करना, ठीक है ना जी। और अगर वो हामी भर भी ले तो इन्होंने क्या मुज़ाकरात करने हैं? पपेट्स मुज़ाकरात किया करते हैं? पुतली तमाशे में जाके जो है आप कितने मुज़ाकरात कर सकते हैं? दिस इज ऑल, बस ठीक कहने में कोई हर्ज नहीं। सियासी तौर पे हाँ, पीटीआई को और खान साहब को एक फैसला करना चाहिए सिर्फ, कि आइंदा हमने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलानी जिसके अंदर पुलिस और हुकूमत से कन्फ्रंटेशन। हमने तहरीक वो चलानी है जो आवाम के हक में हो। हम कानून के दायरे में रहते हुए और कार्य सरकार में मुदाखलत ना करते हुए हम तहरीक चलाएंगे। और इस मुल्क में इमरान खान की रिहाई का, अवाम की मुश्किलात के हल जो है वो सिर्फ अवामी तहरीक में है। लेकिन वो अवामी तहरीक नहीं होती जो आके इस्लामाबाद में धरना दे दे। वो अवामी तहरीक ने क्या हुआ था 2014 में, जब पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई के पीछे थी, तब भी धरने क्या दे सके थे? धरनों से कुछ नहीं निकला करता। ये सियासत का सबक है। कायदे आजम से सबक सीखो, गांधी से सबक सीखो, उन लोगों से सबक सीखो जिन्होंने तुम्हें आजादी दिलाई। वो एक बात कहते थे कि हम कानून को हाथ में नहीं लें। आज पीटीआई ये फैसला क्यों नहीं इश्यू उठाते? गंदुम का क्यों नहीं इश्यू उठाते? काश्तकारों का क्यों नहीं इश्यू उठाते? चीनी का क्यों नहीं इश्यू उठाते? बिजली की चोरी का क्यों नहीं इश्यू उठाते? महंगाई का। ताजर कराची से आके, लाहौर से आके, सियालकोट से आके पिंडी में रो रहे हैं बैठ के। तो आप लोग क्यों नहीं उनके साथ शामिल होते? आपने करना है तो जाके धरना देना है, आपने करना है तो जाके जोरे बाजू से जो है किसी को रिहा करवाना है। यार, हुकूमतों से लड़ना आवाम का काम नहीं होता, उनका काम सियासी जद्दोजहद होता है। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइंदा कैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ होगा? क्या इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे? क्या उनकी पार्टी के लिए उनकी जो तहरीक की जद्दोजहद है वो कामयाब हो सकेगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो कोई इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकेगी? यार, ये आइन वाइन जितने भी तहफ़्फ़ुज़ और जितनी भी पार्टियां, लोग हैं बेचारे, जितने भी लोग हैं, इन्हें तो चाहिए कि ये मुज़ाकरात करें, ठीक है ना जी, और अवाम को छोड़ दें। वो अवाम इमरान खान को रिहा करा लेंगे। ये हुकूमत खुद मेल्ट डाउन कर रही है। ये हुकूमत को अगर आप वो ये इंजेक्शन ना लगाएं ताकत के कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए निकल आए, आप जनाब पुलिस के खिलाफ धरने देने के लिए निकल आए, आप जेलों पे हमलों के लिए निकल आए, ये बेवकूफियां छोड़ दें, ये खुद ब खुद मेल्ट डाउन कर जाएंगे। सर, ये मेल्ट डाउन से क्या मुराद है? मतलब किस तरह से हाँ, मेल्ट डाउन हो रहा है? आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है ये मेल्ट डाउन? जी, मैं ये देखें, एक तो बात ये है कि ये कुछ डिलीवर नहीं कर पा, दूसरी बात ये है कि ये चोरी से बाज नहीं आ, तीसरी बात यह है कि इनकी पूरी मशीनरी जो है ये गर्दन गर्दन तक जो है करप्शन के अंदर फंसे हुए। वो लोग जो वाकई इस वक्त जिन्हें इन्होंने हाइब्रिड करके अपने साथ किया हुआ है, जिनके सर पे ऊपर बैठ के ये इख्तिदार में आ गए हैं, वो जब इन्हें कहते हैं कुछ डिलीवर करो तो ये उधर से पीटीआई वालों को छेड़ते हैं कि तुम हमारे खिलाफ हमलावर हो जाओ ताकि हम फिर मजबूरी बन जाए किसी की। तो हमला आवरी छोड़ दें इनके ऊपर। मेल्ट डाउन क्या हो रहा है इस वक्त जो है, अवाम के अंदर पसीनाई ना होने की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब बेचैन बैठे हुए हैं।
उन्होंने जो अमेंडमेंट की थी उसके अंदर उन्होंने फिर शरारत की है, और वो जो एक्सटेंशन वाला मामला है उसके अंदर उन्होंने पिन लगा दी अपनी, जो वो हमेशा किया करते हैं। मतलब ये है कि इन्होंने चोरी से अच्छा, जिसको चोरी के लिए पकड़ते हैं, अभी क्या हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब वाले केस में, कि उसके अंदर जो है मतलब पकड़ा गया तो फिर उन्हें ऐलान करना शुरू कर दिया कि व्हाट डू यू हमने थिंक कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस दफा क्या शरारत की है, कौन सी ऐसी पेन लगाई है? भाई उन्होंने पिन ये लगाई कि जी जाहिरी तौर पे 5 साल कर दिया, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं किया उसको। नून वाले यही बता रहे हैं कि हमने पिन लगाई थी। मतलब देखा, मुझे तो, हमें तो नहीं पता ना कि पिन कितनी लगी हुई है कितनी, देखिए उनका तरीका कार ही यही है कि वो ऐसा सियासी भंबल भूसा बनाते हैं कि जिसमें हर चीज फंस जाती है। तो डू यू और आज थिंक जो कि है वो, नून लीग कहीं पे कोई मसला क्रिएट हो सकता है, आप जो 5 साल वाली बात कर रहे हैं? देखिए मतलब वो तो यही कह रहे हैं, क्लेम तो यही कर रहे हैं कि जी हम अब जो है दोबारा हमारे से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये आप मतलब यानी आप डू यू थिंक कि गजेटेड नोटिफिकेशन होगा या फिर अप्रूवल दोबारा से होगी इस तमाम मामले की, क्योंकि कानून साजी तो हो चुकी है एक दफा? अब ये तो आप किसी कानून साजी हुई है, वो कहते हैं उनका, मैं मौक़िफ़ बता रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं जी कोई कानून साजी रिट्रोस्पेक्टिव पे नहीं होती, माजी के लिए नहीं होती, आइंदा के लिए। दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। सो दैट्स मीन कंट्रोल अभी भी हुकूमत के हाथ में है। मतलब वो ये, दिस इज व्हाट दे थिंक। दैट्स मतलब बिग। ये देखिए, ये चीजें वो हैं जिसको ये लोग बहुत साइंटिफिकली, अब मैं यही आपसे कह रहा हूं कि इनसे तो अवाम लड़ सकते हैं, आप नहीं लड़ सकते। अवाम को छोड़ देंगे, इन्हें ऐसा तुक करेंगे कि सीधा कर देंगे बिल्कुल। तो ये उनको जो आप बात सिर्फ, करें इसके मुताबिक तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की किसी भी टाइम लड़ाई हो सकती है फिर। अब पता नहीं होती है नहीं होती, राजी कर लेते हैं नहीं करते। देखें ये एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की लड़ाई तो देखें कब से जारी है, जब से SIFC बनाया है एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने ब्रेक पे पांव रखा हुआ है, कुछ नहीं होने देती। इधर से जाता है फाइनेंस वाले रोक देते हैं, उधर से जाता है कोई और रोक देता है, वो कहते हैं अच्छा जी आप यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी लगानी, सेक्रेटरी एक ने क्या करना बेचारे। मतलब यह है कि पूरे का पूरा निजाम जो है वो, आप मुझे ये बताएं, अब मैं इस वक्त देखें मेरे इंटेंशंस को अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जाहिरी जो अवामिल होते हैं इस वक्त की, जो हमारी फौज की लीडरशिप है, उन्होंने जो पीछे इंडिया के साथ जिस तरीके से बोल्डली उन्होंने सिचुएशंस को देखा है, इस वक्त भी वो तमाम फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर तो वो चाहते हैं कि कोई बेहतरी हो जाए, उनके होते हुए हो सकती है नहीं हो सकती, ये सियासतदानों का बड़ा एक डिफिकल्ट वो होता है, हैंडलिंग होती है, लेकिन उनकी कोशिश जरूर है। अब यह है कि हुकूमत ने एक कोशिश पकड़ी हुई है कि उनको एंगेज कर दें PTI के साथ, उन्हें हर वक्त 24 घंटे खौफ दिलाते हैं कि जी ये आपके साथ ये कर देंगे, ये आपके साथ ये कर देंगे, और उनके ज़हनों को इन्होंने पॉइजन कर दिया हुआ एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, PTI के लोगों के अंदर इनका इन्फ्लुएंस है, उन्हें कहते हैं निकलो धरना दे दो खान, और वो इनके अपने ही लोग होते हैं जो उनके अंदर घुसे होते हैं। जब सिखों को खराब करना था ना वो इंडिया वालों ने, तो उनके अंदर घुसा दिए थे उन्होंने अपने लोग, तो इन्होंने भी PTI में घुसाए हुए हुकूमत के लोग ने अपने लोग कि जी बस तुम जो है लड़ा दो फौज के खिलाफ, सब कुछ फौज कर रही है, हम कुछ नहीं कर, और सब कुछ तुम कर रहे हो, पूरा अख्तियार तुम्हारे पास है। 58 नहीं 78 साल से तुम इस मुल्क की जड़ों में बैठे हुए हो, तुम बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देते, जदादें तुमने सारी मुल्क से बाहर बनाई हुई है, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो इसकी हुक्मरानी पे अपने आप को हकदार समझ रहे हैं, चीनी तुम बेचते हो, गंदम तुम लूट लेते हो, मतलब बिजली को तुम खा जाते हो। किसकी हैं बिजली की फैक्ट्रियां, किसकी हैं शुगर मिलें, हमें नहीं पता। 14 अगस्त को आए हिसाब लगाते हैं कौम के साथ कि क्या कौम का है और क्या इन लुटेरों का है। तो ये जो आप ये बात कर रहे हैं, किचन कैबिनेट जो अभी रिसेंटली मरी में बैठी थी, कहीं इसके ताने बाने वहां से तो नहीं जुड़ते, जो कि मियां नवाज शरीफ ने अपने ट्रस्टवर्दी बंदों को बुलाया, उसके बाद फिर मीटिंग हुई, बड़ी खुफिया सी मीटिंग वो बताई जा रही है। डू यू थिंक कि ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है? देखें जी उसमें जो प्लानिंग हो रही है वो जो उनके हल्के बता रहे हैं, देखें मैं तो दरोग पर गर्दन रावी पे करके बात करता हूँ। मैं कोई, देखें पहली बात तो वो ये कहते हैं कि जी हमने फॉरेन ऑफिस वापस लिया, ठीक है ना, और अब हम जो है फाइनेंस को भी अपने कंट्रोल में करने जा रहे हैं, कि उन्होंने एक और वो डेप्टी के जरिए वो उन चीजों पे वो करें। दूसरी बात वो ये कहते हैं, मियां साहब का ये क्लेम है कि यार
मेरा तो हमारी तो तुमने सियासत भी डुबो दी, पब्लिक के अंदर हमारी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, हमारा अख्तियार भी नहीं है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? उनका गिला है अपनी हुकूमत से। शहबाज साहब का ग्रिम फेस की वजह जो है वो उनकी अपनी इंटरनल जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ रहे हैं, उनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। दैट इज द बेसिक रीजन जिसको वो फेस कर रहे हैं। अब जब वो इकट्ठे बैठ रहे हैं तो वो, अच्छा दूसरी तरफ एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि केपीके की हुकूमत जो है उसको बचाया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ने, ठीक है ना। इनका बस चले तो ये वहां भी पटाखा कर दें। वो इस, और मैं समझता हूं कि इस वक्त केपीके की गवर्नमेंट जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की फ्रंट लाइन बनी। और मैंने देखा है अभी ये बाजोड़ और इसके जो वाकयात थे, इसके अंदर कितनी हिकमत के साथ सूबाई हुकूमत ने, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने, अमीन ने और इन सब लोगों ने मिल के जो है वो वहां पे मुकामी जरगे किए हैं, अवाम को मुत्तहिद किया है उन कुव्वतों के खिलाफ जो बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही है। तो वो, अच्छा अब इनका बस नहीं चलता कि उनको किस तरह खत्म कर दें। तो अब यह है कि ये जो तमाम इस वक्त साजिशें और मुलाकातें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि इन्हें ये लग रहा है कि ये शायद 2022 की तरह ये भी कहीं किसी नो कॉन्फिडेंस के उसमें ना आ जाए, चक्कर में ना आ जाए, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। और कराची की हुकूमत और लाहौर की हुकूमत या मरकजी हुकूमत जो है, इनकी नॉन परफॉर्मेंस जो है वो इनको हाउंड कर रही है, इन्हें क्वेश्चन कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो यानी ये वो वाली बातें हैं जो मुस्लिम लीग नून वाले भी कुछ लोग आपके साथ कर रहे हैं और उनके हलकों से भी आवाजें आ रही हैं। जनाब, तो डेफिनेटली सारे, अब देखो मेल मुलाकात तो आपस में ही होती है ना सारी, तो उसमें चीजें निकलती तो हैं। तो ये इश्यूज इस वक्त हैं नून के लिए कि मतलब बड़े मियाँ साहब मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं जी मेरी पार्टी को, मेरी जमहूरियत को, मेरे मुस्तकबिल की सियासत को, कहाँ है पब्लिक में तुम जा नहीं सकते अभी तक। 4 साल हो गए तुम्हें हुक्मरानी में, और तुमने जनाब वो मुल्क के लिए जमहूरियत कुर्बान की थी, अब तुम मुझे भी कुर्बान कर रहे हो। ये उनका गिला है, मेरा ख्याल है जायज गिला है उनका, ठीक है ना जी। परफॉर्मेंस तो कहीं नहीं है। और वो फिर कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस भी हमने अपने पास रखना है और फिर वजारत खजाना भी हमने अपने पास रखनी है। हाँ, अब वो ये 2 पेशकदमियां जा रही हैं उनकी। तो वजारत देखे, वो फॉरेन ऑफिस को तो उन्होंने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं तमाम लोगों को कि भाई कहीं से कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपने नहीं लेनी, बल्कि जो उनका होगा अख्तियार। और उसने फिर वो ईरानी प्रेसिडेंट के विजिट पे उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट भी किया, ठीक है ना जी। फिर वो बैरूनी सुफरा से भी डायरेक्ट मुलाकातें कर रहे हैं। मतलब यह है कि दे हैव स्टार्टेड एक्सर्टिंग, और जब वो देखते हैं कि उनको वो उतना एग्जर्ट करते हैं जितना वो महसूस करते हैं कि हमारे हाथ में ताकत आ रही, ठीक है जी, तो वो कर रहे हैं एग्जर्ट। ठीक, डू यू थिंक कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आइंदा आने वाले 3 से 4 माह में बड़ी वाजे होकर आवाम के सामने आ जाएंगी? 3 से 4 माह वैसे भी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये अगले 3 से 4 माह में जो है, अगर पीटीआई ने कोई बोंगी न मारी, ठीक है ना जी, मतलब अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि उनके जरिए, देखें वो जो वाकया हुआ था 29 का था कि 26 का था, जो इस्लामाबाद वाला वाकया था जी। अब उसमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी स्पेस दी थी पीटीआई कि आप संजानी चले जाए हैं? कौन उन्हें इस्लामाबाद उठा के ले आया? किसने ये साजिश की थी पीटीआई के खिलाफ? क्या इस्लामाबाद फतह करना था इन्होंने? कर सकता है कोई इस्लामाबाद को फतह? क्या पाकिस्तान के मफाद में है? 2024 में कर लिया था इन्होंने पता इस्लामाबाद को, इतना नहीं पता। संजानी में चले जाते तो पूरा पाकिस्तान संजानी पहुंच, लेकिन नहीं, इन्होंने दी हुई स्पेस को यूज नहीं किया। तो इसी तरीके से अब इनके अंदर जो मतलब वो है प्रेजेंस है गवर्नमेंट की, और वो इनको बार बार टकराव, पीटीआई की पार्टी लीडर कुछ ना करे, बस एक फैसला कर ले, हमने कानून हाथ में नहीं। ठीक, बस ठीक, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपका बड़ी खुलकर बातें बताई। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे 78 सालों में अब पाकिस्तान की मईशत क्यों तरक्की का सफ़र तय नहीं करती रही और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है हनीफ हिजारी साहब को, रिनॉन इकोनॉमिस्ट हैं।
हम मुसलसल हनीफ साहब ये देखते आए हैं कि मुल्क में कहा जाता है कि हम नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, मईशत हमें चूंकि ऐसी मिली थी, हम इसको बेहतर करने की कोशिश करें। हर सियासी हुकूमत दूसरी सियासी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम डालती है। आप क्या समझते हैं, क्या फैक्टर्स हैं? 78 साल में हमने माशी तौर पर तरक्की नहीं की है, और तरक्की की है तो वो बहुत छोटा टाइम स्पैन है जिसमें हमने तरक्की की है, उसका तसलसल नहीं रहा है। तो क्या आखिर वजूहात हैं इसकी? कभी भी हमने गाइडलाइन पे काम नहीं किया। आईएमएफ की वजह से थोड़ा सा डर पकड़ के ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दफा तो बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है उनका। और अगर 78 साल में देखें तो मैं समझता हूं कि इस दफा थोड़े इकोनॉमिक नंबर्स बेहतर है। बेहतर इस सेंस में है कि आई गिव सल्यूट टू ऑल पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड। मुसलसल 3.4 3.5 की रेमिटेंस कर रहे हैं। अगर आप इसको निकाल लें तो इकोनॉमी बहुत बैड शेप में हो जाती है। दूसरा ये कि 78 साल में हम कभी भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बेहतर नहीं कर सके। अवर इंपोर्ट्स इज ऑलवेज हाई एंड अवर एक्सपोर्ट इज लो। वजह यह है कि हम फ्यूल जितना भी है दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट 57% ऑफ अवर इंपोर्ट। और प्राइसिंग में जो भी डेविएशन आता है वर्ल्ड की ग्लोबल ट्रेड में या वॉरफेयर वगैरह की वजह से, तो हमारा डेफिसिट और बढ़ जाता है। तीसरा ये कि आई कांट से इकोनॉमिकली, बट कुछ भी है, इन्होंने अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखा है इस साल। ये कब तक रहेगा वी डोंट नो। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि आप मुझे मार्केट से डॉलर खरीद के दिखा दें, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इट। चौथा ये कि हमारी मईशत डिपेंडेंट है फॉरेन एड पे, आईएमएफ से। और हमारा बजट देखें तो जो डेवलपमेंट बजट है वो हमेशा डेफिसिट साइड पे दिखाया जाता है। अगर वो डेफिसिट फाइनेंसिंग ना हो तो ये बजट आप दिखा भी नहीं सकते। और डेवलपमेंट बजट का पिछले 5 साल में देखें कितना खर्च किया गया है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है पब्लिक के साथ वो बहुत गहरा है। क्योंकि अभी देखें हुकूमत के बड़े सीनियर मिनिस्टर ने और वो जो करप्शन के बारे में कहा, पोर्चुगल में कितने 2000 प्लॉट लिए, उसकी कीमत निकाल लें, अंदाजा लगा लें। और जहां तक पब्लिक को बेसिक फैसिलिटी का है वो देने का इन्होंने सोचा ही नहीं। रोड के सड़कों का, कराची का जो हाल है अल्लाह माफ करे बहुत ही बुरा है। वाटर सप्लाई का हाल है बहुत ही बुरा है। और गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में जाके देखें तो डिस्पेंसरीज खाली हैं क्योंकि इनको मरीज को दवा देने के लिए पैसे तक नहीं। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम 78 साल में, लेकिन सिर्फ एक दो चीजें हैं, स्टॉक एक्सचेंज आगे बढ़ रहा है लेकिन वो भी ना समझ में आने वाली बात है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में नॉट इवन 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व। तो नहीं है तो इसको बैरोमीटर नहीं कह सकते तरक्की का। चौथा ये कि स्टॉक मार्केट को होल्ड करते हैं चंद पीपल और इनकी होल्डिंग की वजह से मार्केट अप एंड डाउन होता है। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान, इफ आई कंपेयर विद इंडिया, वी आर फार बिहाइंड। हनीफ साहब, आपका भी काफी तजर्बा है। आपने अपनी जिंदगी में किसका टाइम पीरियड बेहतर देखा मईशत के हवाले से? जब मईशत तरक्की कर रही थी उसे तसलसल चाहिए था लेकिन वो तसलसल नहीं मिल सका। देखें तो परवेज मुशर्रफ के पहले 5 साल द कंट्री वाज गोइंग विद द डायरेक्शन। बहुत ही ज्यादा हमारे पास वो थे जो प्रोफेशनल जो मैनेज कर रहे थे हमारी इकोनॉमी को, और थिंग्स वर गोइंग वेरी वेल। देन वंस अगेन करप्शन केम और उसने पूरा सत्यानाश कर। हनी साहब, आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं कि किसी भी डिक्टेटर के टाइम पीरियड में जो मईशत तरक्की कर रही होती है वो एक बबल होता है, वो तसलसल बरकरार नहीं रखा जा सकता। यस, लेकिन फिर देखिए एक बात सुने, जो प्रोफेशनल सियासतदान है यहाँ पर पीछे, अगर वो इतने ही नाकाम हैं, मेरे ख्याल है आप किसकी क्रेडिबिलिटी है इस वक्त बता दीजिए। तो प्रोफेशनल जाहिर है डिक्टेटर विद अपॉइंटेड टीम बहुत ज्यादा होगा। दूसरा ये कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन का रिजल्ट। फॉर्म 47 वाले हाईएस्ट नंबर के हैं, उनको सेलेक्ट किया गया, रिजल्ट वो किया गया। तो इवन बच्चा तक कहता है कि इस कंट्री में ट्रू मानों में डेमोक्रेसी नहीं है। और जहां डेमोक्रेसी नहीं आती वहां पे आप सोच लीजिएगा इकोनॉमिक रिवाइवल बड़ा ही मुश्किल। तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है और सिर्फ उन 4-5 सालों में तरक्की नहीं करनी, या
महदूद टाइम पीरियड के लिए नहीं करनी, ये तरक्की का एक तसलसल हो, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसलिए ये कि हमें अपनी हद में रहना होगा। 130 ट्रिलियन का कर्जा है, वो ओवरनाइट तो नहीं सही होगा। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग एक उरूज पे जाके पहुंच गई है। नंबर्स फ्रिज किए जाते हैं, बजट के नंबर देके ट्रस्ट ही नहीं रहा लोगों को इकोनॉमिक सर्वे पे। तो आप ये समझ लें कि मुझे तो आइंदा 5 साल ये रुकी हुई नजर नहीं आ रही। हनीफ साहब, इस तमाम मामले में अब मईशत की आपको पता है कि एक ज़बू हाल है, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे। हमारे वजीर ख़जाना की जानिब से कहा गया 41% कर्जे बढ़े हैं इस हुकूमत में। तो 41% कर्जों को अगर आप आवाम को आसान करके बताएं कि कितना एक बोझ हम पर पड़ चुका है इस टाइम। आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग कि देखिए, अगर आप जो करेंसी फ्लक्चुएशन है इस पे कंट्रोल हटा लें तो आप देखिएगा डॉलर की पैरिटी कितनी बढ़ती है। इवन आपको ट्रेवल की परमिशन, एवरीथिंग, इसके बावजूद भी मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहे। दूसरी चीज है कि अगर देखो कंट्री की कितनी कम्पिटिटिवनेस है प्राइसिंग में, अगर ये देखना है तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी देखिए, गैस देखिए, यूटिलिटी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, हमारी नेबरहुड कंट्री से बहुत ज्यादा है। तो हाउ वी कैन कम्पीट विद दैम। और कभी बिलीव करते हैं हमारा कॉटन बांग्लादेश इंपोर्ट करके दुनिया में लीडिंग, आपको मालूम है, स्टिच गारमेंट का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। और दूसरा ये कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है तो हमें 20 पे डाला है, बांग्लादेश को 19 पे लगाया है। आप ये बताइए ये कैसे हो सकता है। एक बात मैं बता दूं, अगर चाइना का रियल सेंस में सपोर्ट ना हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, तो हम वाकई कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। तो ये जो आप टैरिफ्स की बात करें, भारत पे जो 50% लगा दिए, इस पे हमें कितना एज होगा अमेरिकन मार्केट में? तो देखिए एक बात सुने, भारत पे जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, ठीक है ना, भारत की टैरिफ में मेडिसिन पे नहीं लगाया। आप उठा के देख लें, क्योंकि अमेरिका को खुद को मालूम है मेडिसिन क्या हो। और जहां तक गारमेंट वगैरह का है, इंडिया ने बड़ा अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट किया है यूके से, तो ये वहां से डेफिसिट पूरी कर लेंगे। और एक बात बताऊं, इंडिया की कम्युनिटी पढ़ी लिखी है और वो इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेगी, आप देखिएगा। और जहां तक पाकिस्तान को फायदा है, आप मुझे बताइए, आपकी कॉटन इंडस्ट्री में सरप्लस है, आप कर सकते हैं? नहीं। आपके पास सरप्लस भी नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसके साथ एक और चीज जिसका हुकूमत एडवांटेज ले रही है, जिसका हुकूमत बार बार कोट कर रही है अपनी स्टेटमेंट्स में, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम सिंगल फिगर में ले आए और ये बड़ी अचीवमेंट है हमारी। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को आप? क्या मैनेज, वो ट्रेड डेफिसिट है ना, इसको मैनेज किया। देखिए, हमने अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया, काफी हद तक कंट्रोल किया। सबसे अच्छी चीज ये है कि ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 14 अगस्त से 14 अगस्त तक मैं देखूं तो फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरी है और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। तीसरा ये कि इन्होंने खर्चे वर्चे कम नहीं किए, वही नई गाड़ियां आ रही हैं, वही नई अय्याशियां हैं। आप मिनिस्टर की सैलरी दे के कितनी बढ़ा दी, असेंबली की सैलरी दे के कितनी बढ़ा दी, इसका इम्पैक्ट अभी 1 और 2 मंथ्स के बाद आएगा। हनीफ साहब, आप मुशर्रफ साहब का भी बता रहे थे दौर का, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई, फिर तहरीक इंसाफ आती है, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून आती है। के दौर में आखिरी 2 साल हाथ से सड़कते गए क्योंकि वहां करप्शन लोगों को पता चलता गया। अदरवाइज कंट्री वाज स्टेबल। इस वक्त भी अगर आम इस तरीके से देखा जाए तो एक बिजनेसमैन कहेगा कंट्री स्टेबल है, लेकिन ही इज टोटली अनप्रिडिक्टिव कि क्या 2-3 साल में होने वाला है या इसी साल क्या होगा। डू यू थिंक वी आर गोइंग टू अचीव आवर बजट टारगेट? नॉट एट ऑल। टैक्स कलेक्शन टारगेट नॉट एट ऑल। और अगर इसमें कमी होती जाएगी तो आप पिसते जाएंगे अगेन प्राइसेस। हाँ ये सब बिल्कुल आखिरी सवाल करूंगा। इस सवाल को इस तरह से मैं फ्रेज करना चाहूंगा कि दोनों टाइम पीरियड, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का अगर आप टाइम पीरियड देख लें,
आप क्या समझते हैं कि किसकी इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म किया है आवाम के लिए? वो मैं पीटीआई का कहूंगा, सॉलिड कहूंगा। इकोनॉमिक के नंबर बोलते हैं, के इंडिकेटर बोलते हैं। इट वाज फैंटास्टिकली गोइंग वेरी वेल। और इसके फैक्टर्स क्या हैं? उसके फैक्टर्स ये थे कि देखें, एक तो ये थे कि इकोनॉमी को इन्होंने अच्छी तरीके से संभाला था, प्रोडक्शन बहुत बड़ी थी, और इसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी थी, हमारा एक्सपोर्ट रीजनेबली गोइंग वेरी वेल, हमारा जीडीपी ग्रोथ आप मान सकते हैं, सबसे बेहतर तो जीडीपी ग्रोथ ही देख लेना, 6.6% तक पहुंच गया था। ये अभी जीडीपी ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं 2.8, बट आई डोंट फील इट विल बी मोर देन 1.4। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी थी, ओवरऑल एक पिक्चर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर नहीं बढ़ी, आपने देखा होगा। जी जी। हमारी हर इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज आपने देखा होगा, वी आर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यू अंडरस्टैंड ना। एग्रीकल्चर की ऑल 5 जो फसलें हैं उस पे तो नेगेटिव ग्रोथ था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। 78 पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसने माशी तौर पर कितनी तरक्की की, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में इतना ही। आपको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। उम्मीद है कि परवरदिगार आलम आपको और आपके चाहने वालों को महफूज रखे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।